गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट जो केम प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बात की थी, क्योंकि हमने पहले C3 साइकिल को देखा, फिर C2 साइकिल को देखा, फिर C4 साइकिल को देखा और लास्ट में हमने केम प्लांट के बारे में डिस्कस किया था कि केम प्लांट के अंदर केम साइकिल कैसे चलती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जितनी भी यहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रियाओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक, अब यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस को जो कारक प्रभावित कर रहे हैं, इन सभी कारकों के लिए यहाँ पर ब्लैकमैन ने एक नियम दिया था। यहाँ पर जो ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट थे, यहाँ ब्लैकमैन ने एक नियम दिया और इनके नियम के अकॉर्डिंग, जिसको हम ब्लैकमैन का सीमाकारी प्रभाव भी कहते हैं, ब्लैकमैन का सीमाकारी प्रभाव, तो इनके इस नियम के अकॉर्डिंग या फिर कहें कि वो ये सीमाकारी प्रभाव है क्या, तो यहाँ पर ब्लैकमैन ने एक बात कही कि यहाँ जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, कि यहाँ इस प्रक्रिया में एक से अधिक कारक यूज आ रहे हैं, एक से अधिक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस क्रिया में या फिर कोई भी क्रिया है, हम फोटोसिंथेसिस को छोड़ करके अगर किसी अन्य क्रिया के बारे में भी बात करें, तो किसी भी क्रिया को प्रभावित करने के लिए, किसी भी क्रिया में जब एक से ज्यादा पदार्थ प्रयुक्त हो रहे हैं, पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, तो यहां सीमाकारी के रूप में वह पदार्थ होगा जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है, जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है। तो यहां सबसे कम मात्रा में उपस्थित है, यही यहां पर किसका काम करेगा, लिमिटिंग फैक्टर का। अगर ये और सारी चीज उपस्थित है और ये यहां पर खत्म हो गया, तो जो क्रिया चल रही थी वो क्रिया क्या हो जाएगी, यहां पर बंद हो जाएगी। तो किसी भी क्रिया में जब एक से ज्यादा पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इन पदार्थों में जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है, तो वही यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है और वही उस क्रिया को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। साथ में ये चीज भी है कि सबसे कम मात्रा में तो है, लेकिन उपयुक्त कितना हो रहा है, कम मात्रा में और बहुत कम मात्रा में प्रयुक्त हो रहा है, तो वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम नहीं करेगा। सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट है और बराबर मात्रा में वह यूज हो रहा है रिएक्शन में, तो यहाँ पर जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट वाला होगा वही यहाँ लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करेगा। तो यहाँ पर मात्रा के साथ साथ में उसका यूज भी होना चाहिए कि मात्रा कम है या ज्यादा है और वहाँ यूज कितना हो रहा है। तो ब्लैकमैन ने यहाँ ब्लैकमैन की इस चीज को यहाँ पर सीमाकारी प्रभाव कहते हैं। तो किसी भी क्रिया की दर यहाँ इस फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होगी जिसकी मात्रा यहाँ पर सबसे कम उपस्थित है। अब यहाँ पर दो प्रकार के कारक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को दो प्रकार के कारक
फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। और वो दो के प्रकार के कारक होते कौन से हैं? एक तो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरे होते हैं इंटरनल फैक्टर। एक बाह्य कारक और दूसरे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक कौन से होते हैं? जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस यहां पर रुकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाह्य कारकों की। बाह्य कारकों में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा लाइट का, प्रकाश। तो प्रकाश यहां को फोटोसिंथेसिस को यहां पर दो प्रकार से करता है। एक तो प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और दूसरी होती है प्रकाश की प्रकृति, कि प्रकाश किस प्रकृति का है। तो यहां पर दोनों ही चीज यहां एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में प्रेजेंट होंगी। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ प्रकाश कैसे फोटोसिंथेसिस को यहां पर प्रभावित करता है। अगर हम प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि प्रकाश की वह तीव्रता, प्रकाश की वह तीव्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर, फोटोसिंथेसिस रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। प्रकाश की वह तीव्रता जिस पर फोटोसिंथेसिस की रेट और रेस्पिरेशन की जो रेट होती है, श्वसन की जो दर होती है, अगर दोनों बराबर हो जाती हैं तो इस इंटेंसिटी के प्रकाश पर ये जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? संतुलन बिंदु कहलाती है। संतुलन बिंदु, कॉम्पेंसेशन पॉइंट, कॉम्पेंसेशन पॉइंट कहलाती है। ये वो अवस्था होती है, प्रकाश की ये तीव्रता वो तीव्रता होती है जहां पर श्वसन की दर भी और प्रकाश संश्लेषण की दर भी एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। अगर इस तीव्रता से ऊपर नीचे हम प्रकाश की तीव्रता को करें तो यहाँ पर या तो ये रेट बढ़ेगी या ये रेट बढ़ेगी। मतलब इस पॉइंट से ऊपर नीचे ये दोनों रेट कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता भी, अगर अधिक तीव्रता का प्रकाश है, तीव्रता अगर अधिक है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो फोटोन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटोन को लिया जाता है, तीव्रता अधिक है तो जो फोटोन होते हैं ये फोटोन भी जल्दी उत्सर्जित होंगे, जल्दी उत्सर्जित होते, और जल्दी उत्सर्जित होंगे तो जो क्रिया होती है वो क्रिया भी क्या होगी? तीव्रता के साथ होगी, जल्दी होगी, तीव्रता से होगी। तो अधिक इंटेंसिटी का प्रकाश किसी भी रिएक्शन को तीव्र कराने के लिए उत्तरदायी होता है। जब मैंने आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड पढ़ाए थे तो वहां मैंने आपको बताया था फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों पढ़ाए थे। जब यहाँ तो यहाँ बताया था कि यहाँ पर जो फर्स्ट होता है उसमें P700 होता है और जो सेकंड होता है वहाँ P680 होता है। तो ये अधिक तीव्रता के लिए होता है, ये कम तीव्रता के लिए होता है। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड में चक्रीय चक्रीय दोनों पथ होते हैं, तो वहां P700 भी होगा और P680 भी होगा। तो ये अधिक और कम तीव्रता के सभी प्रकाश को अवशोषित करता है। और यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट में केवल चक्रीय होता है, तो ये केवल अधिक तीव्रता के प्रकाश को ही अवशोषित करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें
प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित कर रही है। इंटेंसिटी जो प्रकाश की है वो प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। बात करते हैं हम प्रकाश की प्रकृति की। प्रकाश की प्रकृति में यहाँ दो प्रकार का प्रकाश काम में आता है। एक तो आता है रेड प्रकाश और एक आता है ब्लू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेक्ट्रम काम में आते हैं। हम प्रकाश की जब बात करते हैं तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, और ये स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, एक तो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। और दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, और दोनों ही अलग अलग होते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो प्रकाश का क्रम होता है वो होता है ब्लू एंड रेड, और एक्शन स्पेक्ट्रम में होता है रेड एंड ब्लू। मतलब क्या रहा इस चीज का कि जब प्रकाश का अवशोषण होगा तो पहले ब्लू प्रकाश अवशोषित होता है, उसके बाद में रेड प्रकाश अवशोषित होगा। लेकिन एक्शन में जब क्रिया होगी तो वो क्रिया पहले रेड प्रकाश से होती है और उसके बाद में ब्लू प्रकाश से होती है। लेकिन अपवाद के रूप में यहाँ जो ग्रीन अगर लाइट हमने दे दी, यहाँ अगर हमने ग्रीन लाइट दे दी तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होगी, रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल ऑलरेडी कैसा होता है, ग्रीन कलर का, तो ये ग्रीन लाइट को अवशोषित नहीं करता है। लेकिन अपवाद के रूप में यहाँ पर जो रेड एल्गी होती हैं, जो रेड एल्गी होती हैं, इन रेड एल्गी में ग्रीन लाइट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है। ये अपवाद के रूप में होती हैं कि रेड एल्गी के अंदर ग्रीन लाइट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बाकी सभी में एक्शन स्पेक्ट्रम रेड एंड ब्लू होता है, और अवशोषण जो स्पेक्ट्रम होता है वो ब्लू एंड रेड पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, CO2। जो वातावरणीय CO2 होती है, ये वातावरणीय CO2 की जो सांद्रता पाई जाती है, ये पाई जाती है 0.03%, या फिर कहें 300 ppm, क्योंकि सांद्रता को किसमें नापा जाता है, ppm में। जब सांद्रता बहुत कम मात्रा में होती है, तो जिस वक्त खनिज लवण पढ़ाए थे वो बताया था मैंने आपको, तो इसको हम ppm में लेते हैं। तो यहाँ ये वातावरण की CO2 होती है, वातावरण में जो CO2 की सांद्रता होती है वो ये होती है 0.03%। अगर सांद्रता 300 ppm से बढ़ा दी जाए, 300 ppm से बढ़ा दी जाए, तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होगी, कम हो जाएगी। किन प्लांट में, C3 प्लांट में। जो C3 पादप होते हैं इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की रेट क्या होगी, घट जाएगी। और जो C4 प्लांट होते हैं, इन C4 प्लांट में क्या होगा, C4 प्लांट में क्या होगा कि इनके अंदर, क्योंकि C4 प्लांट में जो पेप्को होता है, ये पेप्को होता है कम CO2 के प्रति संवेदी। अगर CO2 की मात्रा बहुत कम है तो इस CO2 पर भी क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवा देगा। तो यहाँ C4 पादपों में अगर इसकी सांद्रता 0.06% तक हो जाए
तो भी प्रकाश संश्लेषण की रेट जो क्या है वो नॉर्मल रहती है। अगर इससे ऊपर कर दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की रेट क्या होगी, घट जाएगी। 0.06% से या 600 ppm से ऊपर कर दें तो यहां पर भी क्या होगा, ये घट जाएगी। लेकिन कम कर दें, अगर इससे कम कर दें तो यह CO2 के प्रति, कम CO2 के प्रति भी संवेदी है, तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर यहाँ पर चलेगी। लेकिन अधिक कर दी जाए तो ये क्या होगी, घट जाती है, क्योंकि C3 पादपों में और C4 पादपों में यहाँ पर अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तापक्रम की। तापक्रम सामान्य तौर पर जो हम टेम्परेचर लेके चलते हैं, ये टेम्परेचर आता है 28 ± 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ, 28 - 2 तो 26 और 28 + 2 तो 30। 26 से 30 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज होती है, ये रेंज बेस्ट होती है। कहीं कहीं ये रेंज आपको 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर भी मिल जाती है, तो ये रेंज बेस्ट होती है। इस रेंज पर जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, ये जो क्रिया होती है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने कोनिफर्स प्लांट को कहां पाए जाते हैं, जहां बर्फ उपस्थित होती है। अपनी बात करें इंडिया में तो हिमालय में, यहां पर ये -35 डिग्री सेल्सियस पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जो जीरोफाइट्स होते हैं, जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, ये जीरोफाइट्स 45 डिग्री सेल्सियस पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नॉर्मल रूप से करते हैं, सामान्य तरीके से करते हैं। तो ये तो समझो अपवाद, ये जहां पाए जा रहे हैं वो वातावरण डिफरेंट होता है। यहाँ इनके अंदर कुछ खास अडेप्टेशन हो जाते हैं कि ये इतने कम टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं और ये इतने अधिक टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में टेम्परेचर सामान्य तौर पर इस रेंज में होता है। तो यहाँ पर ये वो बेस्ट टेम्परेचर है जहां फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होती है। अब क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को घटा दें, हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम, तो स्टूडेंट्स जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय। एंजाइम क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय। जब एंजाइम ही निष्क्रिय हो गए तो प्रकाश संश्लेषण की रेट घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी, क्योंकि किसी भी क्रिया को करवाने के लिए यहाँ पर एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। और आपने पढ़ा है C3 C4 साइक्लो में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जहाँ पर बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन हो रही हो। तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा, एंजाइम जो होते हैं ये एंजाइम विकृत हो जाएंगे। इनकी जो सामान्य जो संरचना है वो क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, तो भी फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो दोनों ही कंडीशनों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर घट जाती है। दूसरा, जो C3 प्लांट होते हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है, RUBP या फिर कहें रूबिस्को एंजाइम। पैप को छोड़ दो C4 प्लांट में, तो C3 प्लांट में जो RUBP पाया जाता है या रूबिस्को एंजाइम जो पाया जाता है, ये रूबिस्को एंजाइम कम CO2 के प्रति बंधुता नहीं दिखाता। अगर CO2 की सांद्रता कम है, सांद्रता कम है, तो ये बंधुता नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर इस एंजाइम के लिए यहाँ CO2 भी सही मात्रा में होनी चाहिए। CO2 की प्रति सांद्रता CO2 टेम्परेचर कम पर, हम टेम्परेचर पढ़ रहे थे, इधर पहुंच गए। अगर टेम्परेचर कम है तो ये CO2 के प्रति बंधुता कम हो जाती है, इसकी बंधुता कम हो जाती है। दूसरे रूट पर पहुंच गए। तो यहां अगर हम टेम्परेचर कम हो गया
तो इस एंजाइम की C3 प्लांट में CO2 के प्रति जो बंधुता होती है वो घट जाएगी, और ये घटेगी तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही कंडीशनों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो आप लोगों ने C3 प्लांट में C2 साइकिल को देखा है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और प्रकाश की इंटेंसिटी अधिक है तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की रेट घट जाती है। ऑक्सीजन, यहां पर अगर CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता, अगर ये सांद्रता यहां पर अधिक है तो अधिक सांद्रता होने पर CO2 की सांद्रता अगर अधिक है तो जो RuBP होता है, ये RuBP क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीकृत हो जाता है। अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर RuBP ऑक्सीकृत हो जाएगा, और जब यही ऑक्सीकृत हो गया तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने एक शब्द पढ़ा है बार वर्ग प्रभाव, बार वर्ग प्रभाव। तो अगर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है और ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता में, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है और इस अधिक सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण की दर का कम होना क्या कहलाता है, बार वर्ग प्रभाव कहलाता है। ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने पर जो प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है, ये प्रकाश संश्लेषण की घटी हुई दर ही क्या कहलाती है, बार वर्ग प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पर अधिक ऑक्सीजन भी क्या है, नुकसानदायक है, किसमें, C3 प्लांट में, क्योंकि C2 साइकिल केवल C3 प्लांट में चलता है। RuBP कहाँ मिलता है, C3 प्लांट में। तो पेप्को एंजाइम इस RuBP से या रूबिस्को एंजाइम से ज्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जल की। पादपों द्वारा जो अवशोषित जल होता है वो केवल 1% ही काम में आता है। जितना भी जल यहाँ पर अवशोषित करते हैं, इस अवशोषित जल की केवल 1% भाग ही ऐसा होता है जो यूज होता है। बाकी सब कैसा होता है, 95% तो बाष्पोत्सर्जन में निकल जाता है, कुछ यहाँ पर अन्य क्रियाओं में काम आ जाता है, तो सबसे ज्यादा तो बाष्पोत्सर्जन में ही जाता है। तो यहाँ केवल 1% काम आता है। तो सामान्यतः अगर हम कहें प्रत्यक्ष रूप से जल फोटोसिंथेसिस को प्रभावित नहीं कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम खनिज लवणों की। खनिज लवण, तो क्या खनिज लवण प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं? तो स्टूडेंट्स Fe फेरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, तीनों जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल अणु के निर्माण में काम आते हैं, अणु के निर्माण में काम आते हैं। अगर ये कम रह गए तो क्लोरोफिल अणु का निर्माण नहीं होगा, और क्लोरोफिल अणु का निर्माण नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो इनकी मात्रा यथावत रूप से होना आवश्यक है। तो Fe, Mg और नाइट्रोजन क्लोरोफिल अणु के निर्माण में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं। एक कॉपर जो होता है वो प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में काम आता है। तो यहाँ पर अगर कॉपर की कमी हो गई तो प्लास्टोसाइनिन का निर्माण नहीं होगा।
तो ये चारों की चारों ऐसे खनिज लवण हैं जो प्रकाश संश्लेषण की रेट को घटा सकते हैं अगर इनकी उपस्थिति कोशिका के अंदर कम हो जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनल फैक्टर्स की, आंतरिक कारक। तो यहां जो आंतरिक कारक होते हैं, सेकंड इंटरनल फैक्टर। इन आंतरिक कारकों में सबसे पहला कारक आता है आपका क्लोरोफिल। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? क्लोरोफिल के। अगर लीफ के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और अगर क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो लीफ में उचित मात्रा में क्लोरोफिल होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, ये रेट अनुक्रमानुपाती होती है क्लोरोफिल की मात्रा के। जितनी क्लोरोफिल की मात्रा होगी उतनी ही अधिक मात्रा में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। स्टूडेंट्स, मेसोफिल सेल्स में हमसे बात करते हैं तो एक तो होता है खंभ ऊतक, पेलिसैड ऊतक, और दूसरा होता है स्पॉन्जी ऊतक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में अधिक होगी, स्पॉन्जी टिश्यू में या पेलिसैड टिश्यू में? तो पेलिसैड टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होता है और स्पॉन्जी टिश्यू में क्लोरोफिल कम मात्रा में होता है। तो अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी? पेलिसैड टिश्यू के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ जो संचित भोजन की मात्रा होती है, जो संचित भोजन होता है, ये संचित भोजन की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है फोटोसिंथेसिस की रेट की। अगर कोशिका के अंदर अगर संचित भोजन अधिक मात्रा में प्रेजेंट है तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अगर कम मात्रा में है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। कोशिका की लीफ की बात करेंगे, लीफ की उम्र। जो तरुण पत्तियां होती हैं या जो मैच्योर लीफ होती हैं, मैच्योर लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, ये रेट क्या होती है? अधिक। और जो जीर्ण लीफ होती हैं, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ये क्रिया क्या होती है? ये रेट क्या होती है? कम। तो यहाँ पर तरुण या मैच्योर पत्तियों में क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होगा। जीर्ण लीफ के अंदर क्लोरोफिल कम मात्रा में है तो प्रकाश संश्लेषण भी कम होगा। तो यहाँ पर अगर पत्तियां अधिक उम्र की हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाता है? कम। और पत्तियां अगर कम उम्र की हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? अधिक। पत्ती की आंतरिक संरचना, लीफ की आंतरिक संरचना। लीफ की आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो इसकी आंतरिक संरचना भी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट को कम या ज्यादा करती है। अगर स्टोमेटा, लीफ के अंदर स्टोमेटा कम है, स्टोमेटा की संख्या क्या है? कम, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगी? कम। अगर स्टोमेटा की संख्या ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो जाएगी। रीजन कि बाहर की जो वातावरण की CO2 है, उस CO2 को स्टोमेटा के द्वारा ही अंदर लिया जाता है या स्टोमेटा के जरिए ही वो CO2 अंदर विसरण करती है। तो यहाँ आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।